चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई के साथ। ये चैप्टर काफी हद तक आपका डिमांड से रिलेटेड है। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको डिमांड से मिलते जुलते दिखेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, जो आपने डिमांड में पढ़ा है उसका कुछ वाइसा वर्सा आपको यहां देखने को मिलेगा। सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी। याद करिए डिमांड की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पहले डिमांड की याद करिए, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कस्टमर इज रेडी टू बाय एट इट्स डिफरेंट प्राइजेस during a period of time। तो यहां आप लगाते थे having purchasing power। अब ध्यान से देखिए, सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ सेलर, और हैविंग परचेजिंग पावर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे लिखा ही नहीं था। विच अ सेलर इज रेडी टू सेल एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ भी अलग नहीं है, सेम। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका आता है स्टॉक वर्सेस सप्लाई। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। स्टॉक वर्सेस सप्लाई। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल विद द सेलर। जो एक क्वांटिटी गुड्स की सेलर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है, वो उसका स्टॉक है। और उसका उस स्टॉक का वो पार्ट जो वो बेचने के लिए तैयार है, वो कहलाएगा सप्लाई। समझ में आया? स्टॉक क्या है? इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल विद द सेलर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक सेलर के पास एक वक्त पर पड़े हुए हैं, वो उसका स्टॉक है। और उसका स्टॉक का वो पार्ट जो वो बेचने के लिए तैयार है, वो क्या बन जाती है? उसकी सप्लाई। तो बेसिकली स्टॉक क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स available with the seller at particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेलर के पास अवेलेबल है, वो क्या है? स्टॉक। सप्लाई क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ stock which the seller is ready to sell। ये वो पार्ट है स्टॉक का जो सेलर बेचने के लिए तैयार है, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। तो होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर होगा। 3 नंबर में आ सकता है। जो गुड्स अवेलेबल है वो स्टॉक है, उसका वो पार्ट जो बेचने के लिए तैयार है वो सप्लाई है। वेरी गुड। आगे बात करते हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहां हमारे पास होती है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है लॉ ऑफ सप्लाई? जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड, किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। और अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर को उस चीज में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और वो ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा। तो प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। और यहां पर भी वही बात, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब मुझे आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं कि अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है।
मैं आपको रिकॉल करवा दूं बस। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? अदर फैक्टर्स का मतलब है ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अदर फैक्टर्स। फैक्टर्स अदर देन प्राइस which can affect the supply of commodity। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी किसी कमोडिटी पर कि आप इसकी इतनी क्वांटिटी अपने पास बेच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते या बेच ही नहीं सकते, तो इट्स अ फैक्टर which is affecting the supply of the commodity। तो हम बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ प्राइस की वजह से इंपैक्ट देखना चाहते हो तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चलिए, अब क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप क्वांटिटी प्राइस। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में। इस वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व है वो आता है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा आता है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है? बिकॉज देयर इज अ सप्लाई कर्व is upward sloping because there is direct relationship between price and quantity supplied। एक्सप्लेन अगर आपके पास आ गया करने के लिए, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। तो आपने लॉ ऑफ सप्लाई लिखना है, शेड्यूल, और इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे ही जैसे आप डिमांड में लिखते थे कि व्हेन द प्राइस वाज 10 द क्वांटिटी सप्लाइड इज 200, व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 15 द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स सो आल्सो राइजेस 200 to 300, व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 5 द क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स फ्रॉम 200 to 100। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये आपको एज इट इज बुक्स में अवेलेबल है। सेम में आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है, एकदम सेम जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा था। ये एक्सप्लेनेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे? व्हेन द प्राइस वाज OP द क्वांटिटी सप्लाइड इज OQ। जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई? बढ़ के Q1। जब प्राइस घट के P0 हो गया क्वांटिटी सप्लाइड घट के क्या हो गई? Q0। जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, जब प्राइस कम हो तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई। इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना है, या एज इट इज आपको नोट्स में मिलेगा एक्सप्लेनेशन इसका। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज, इसके बाद नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। वन इज प्राइस, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था सेम, एंड सेकेंड इज अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से जब सप्लाई इफेक्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बताओ, डिमांड में क्या बोलते थे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यहां क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जबकि अदर फैक्टर्स में क्या बोलेंगे?
चेंज इन, वहां डिमांड था, यहाँ क्या आएगा, चेंज इन सप्लाई। हाँ जी, जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हमारी एक एजम्पशन होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और जब अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारी एजम्पशन क्या होती है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में हमारी एजम्पशन है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और यहां हमारी एजम्पशन क्या होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सेम में यहां पर भी आगे दो पार्ट होते हैं जैसे डिमांड में होते थे। फर्स्ट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या होता है ये, जब क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड कर रही है, मतलब बढ़ रही है, किस वजह से, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन सप्लाई। एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या है, कि जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि प्राइस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दोनों को लिखते हुए हमारी एक स्टैंडर्ड एजम्पशन होती है क्या, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। आप देख रहे हैं एकदम सेम चल रहा है जो हमने डिमांड के अंदर डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से, बस डिमांड वर्ड जो है वो सप्लाई से सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है। चेंज इन सप्लाई के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। नाम से ही पता लगता है सप्लाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कम या ज्यादा नहीं होते, अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी तो इट्स अ फेवरेबल चेंज, गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी तो इट्स अ अनफेवरेबल चेंज। तो अगर फेवरेबल चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में तो सप्लाई बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, किस वजह से, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में तो इस वजह से। और यहां पर भी हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन क्या है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन है जो सही। ठीक है जी, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा डिमांड की तरह। अब आइए इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी। अब सपोज प्राइस बढ़ गया तो आपने देखा जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई, Q1। प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ गई। पहले आप पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पर आ गए। अर्लियर यू आर ऑपरेटिंग एट पॉइंट ए, नाउ यू आर ऑपरेटिंग एट पॉइंट बी। तो ये जो आपका मूवमेंट हुआ है ए से बी पर, ये जो आपका मूवमेंट हुआ है ए से बी पर ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंशन इन सप्लाई। सप्लाई में एक्सपेंशन हुआ तो कैसा हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। आपको मैं रिकॉल करवा दूं, डिमांड में वाइसा वर्सा होता है। डिमांड में जब एक्सपेंशन होती है तो मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, क्रॉस चेक कर लेना आप। जब हम डिमांड में एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहां डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जबकि सप्लाई में जब एक्सपेंशन होता है तो वो कैसा मूवमेंट होता है, अपवर्ड। वेट, इसके बाद सपोज प्राइस कम होके P2 हो गया, आपकी सप्लाई भी शिफ्ट हो गई, क्या हो गई, Q2। तो बेसिकली आप देखो, पहले आप
ए पे ऑपरेट कर रहे थे, अब आप आ गए सी पर। आप पहले ए पे ऑपरेट कर रहे थे, अब आप नीचे की तरफ ऑपरेट कर रहे हो, सी पर आ गए। तो आपने देखा देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी ड्यू टू व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन इन सप्लाई है तो अपवर्ड मूवमेंट। जबकि डिमांड में उल्टा था, एक्सपेंशन इन डिमांड है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है तो अपवर्ड मूवमेंट। ये बात ध्यान रखनी है, एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो ये तो हो गए इसके डायग्राम। सेकेंड हम बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई की। ध्यान से देखिए, y x क्वांटिटी प्राइस सप्लाई प्राइस। हम इसमें प्राइस क्या मानते हैं? कांस्टेंट। अब कुछ भी करो दी, प्राइस हमारा सेम रहेगा, जो एक बार डिसाइड हो गया। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, पढ़ा था ना। देखो अब सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, क्यू से Q1 हो गई। क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, क्यू से क्या हो गई हमारी? Q1। आप ऊपर की तरफ आए, प्राइस क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। आपने एक पैरेलल सप्लाई को बना दिया S1, आपने S से पैरेलल बना दिया एक S1। क्यों? देखिए आप प्राइस क्या रहेगा? सेम, क्वांटिटी बढ़ गई, यहां पर है, और इसके पैरेलल आपने एक सप्लाई को बना दिया S1। तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, जो आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम S टू S1, इसको हम नाम देते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ये जो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। सेम वे सपोज सप्लाई कम हो गई, Q2 हो गई, यहां आ गए, तो क्या आ गया? सप्लाई कम हो गई। अब आप देखें डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं, कैन आई से लेफ्टवर्ड शिफ्ट फ्रॉम S to S1, sorry, S to S2 due to what? Decrease in supply. सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ S से S2। अच्छा, अब एक और चीज आप देखें, जब आपने इंक्रीज और डिक्रीज की बात करी, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गए, बट यहां शिफ्ट नहीं हुए थे, यहां मूवमेंट हो रहा था ऊपर या नीचे। तो इस वजह से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है, इसका दूसरा नाम पड़ जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। क्या नाम पड़ जाता है? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। जबकि चेंज इन सप्लाई का दूसरा नाम हो जाता है आपका शिफ्ट इन सप्लाई। ये सप्लाई क्या हो रही है? शिफ्ट, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो ये जितना मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा कुछ भी नया नहीं था। A to Z पॉइंट्स हम ये सारे के सारे डिमांड में डिस्कस कर चुके हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड मैनर में हमने यहां पर इसे पढ़ा है।